हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके AIB 18 में काफ़ी हेल्प करेंगे आपको एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करवाने के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन की जो वीडियो है मैं आपके लिए डेली लेकर आता हूँ। उसमें हम हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, चाहे वो इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए हो, चाहे वो हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए हो। इसलिए मैंने दोनों में ट्रांसलेशन करके आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आज हम इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि विधानसभा हैज़ ए टर्म ऑफ, यानी कि विधानसभा की कितना कार्यकाल है, यही हमारा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? 5 साल, 5 ईयर। और सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? 4 ईयर। थर्ड ऑप्शन कह रहा है 5 ईयर अनलेस डिसॉल्व अर्लियर ईयर। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 5 ईयर अनलेस डिसॉल्व अर्लियर। तो इसका सही जवाब क्या है? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जाता है, क्योंकि मोस्टली अगर स्टूडेंट ने पढ़ा होगा तो वो हमेशा लगा के आएंगे 5 साल। लेकिन इसका 5 साल सही जवाब है, लेकिन फिर भी सही जवाब नहीं है। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, जो बात करता है 5 साल अनलेस डिसॉल्व अर्लियर ईयर। उसे पहले भी भंग किया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है विधानसभा में। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 साल, 4 साल, 5 साल जब तक कि पहले के वर्ष को भंग ना कर दिया जाए, या फिर 3 साल जब तक कि पहले का वर्ष में उसे भंग ना कर दिया जाए। इसी तरीके से आप इसे समझ लीजिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट केस के बारे में, क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? केस लॉ से संबंधित है। वेयर वाज इट ऑब्जर्व बाय द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 14 सब क्लोज 4 वाज नॉट इन ए नेचर ऑफ एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16 सबसेक्शन 1। यानी कि आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4 का नेचर ऐसा नहीं है जो कि एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 सबसेक्शन 1 की। क्या कह रहा है? कौन से केस में यह बात कही गई थी, इसको पहले हम हिंदी में समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए ये कहना क्या चाहती है ये लाइन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 16 सबसेक्शन 4 या 16 उपधारा 4 अनुच्छेद 16(1) के अपवाद की प्रकृति नहीं है। इस केस में कहा गया था, तो ये कहा गया था सेकंड केस में, इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको समझते हैं। राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि क्या किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? शोषण के बारे में। एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, बेगर्स, एंड थर्ड ऑप्शन इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड बिलो द 14 ईयर इन द फैक्ट्री माइन एंड एक्सेट्रा। फोर्थ ऑप्शन है इन सभी को शामिल किया गया है। अगर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो रोक, उसका मतलब है कि वो रोके, प्रोहिबिट करे इन सभी को। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार निषेध करता है मानव में यातायात, यानी कि ट्रैफिकिंग करना। दूसरा है भिखारी, यानी कि बेगर्स की बात की गई है उनको। तीसरा है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कारखाने और खदानों के अंदर रोजगार करना। तो इन सभी को, उपरोक्त सभी को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार निषेध करता है, यानी कि रोकता है, प्रोहिबिट करता है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसे समझते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है पब्लिक ऑर्डर, सेकंड ऑप्शन है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, थर्ड ऑप्शन है हेल्थ, फोर्थ ऑप्शन है मोरालिटी। अब इसका सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। इसको जो है, इस ग्राउंड को जो है रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अगेंस्ट कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड।
स्टेट सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को किसी भी आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। इन सभी ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में सही जवाब है? पहला है सार्वजनिक व्यवसाय, दूसरा है राज्य की सुरक्षा, तीसरा है स्वास्थ्य, फोर्थ है नैतिकता। तो राज्य की सुरक्षा के अधिकार को जो जब हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की, तो ऐसे में राज्य की सुरक्षा को इसके आधार पर जो है रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, यह किस केस के अंदर कहा गया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको ये बात पता होनी चाहिए। ये हमारी बात कही गई थी फोर्थ केस के अंदर, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की केस के अंदर। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ऐसा किस मामले में कहा गया है? ऐसा कहा गया है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब राज्य के केस के अंदर। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 13 सब क्लोज टू। इट इंक्लूड, यानी कि आर्टिकल 13 सबसेक्शन 2 इंक्लूड करता है लॉ अमेंडमेंट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड ऑप्शन है डज नॉट इंक्लूड ए लॉ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड है स्टेट दैट द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे एंड एब्रिज द फंडामेंटल राइट। एंड फोर्थ ऑप्शन है इन सभी में से कोई भी नहीं है। तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, निम्नलिखित में से किसमें अनुच्छेद 13 उपधारा 2 के अनुसार सही है, यानी कि करेक्ट है। सुधार यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, करेक्ट है। पहला है संविधान के संशोधन करने वाले कानून शामिल है। दूसरा है इसमें संविधान के संशोधन करने वाला कानून शामिल नहीं है। तीसरा कह रहा है कहा गया है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या उसको कम करता हो, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। द प्रोविजन फॉर द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एज वेल एज फॉर ईच स्टेट हैज़ बीन मेड। यहाँ पर इम्पोर्टेंट टर्म है हमारी ये कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 267। सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल 217 पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंदर बात की गई है। तो आर्टिकल नंबर 267 इस बारे में बात करता है। पढ़ते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए, भारत के साथ साथ प्रत्येक राज्य के लिए आकस्मिकता निधि का एक प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 267 के अंतर्गत किया गया है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ये क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल और स्टेट, यानी कि स्टेट और सेंट्रल रिलेशन के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन को इस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है। कौन कौन से आर्टिकल हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है आर्टिकल 268 से लेकर 281 तक। सेकंड ऑप्शन कह रहा है आर्टिकल 278 से लेकर 291 तक। थर्ड ऑप्शन कह रहा है आर्टिकल 289 से 295 तक। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है आर्टिकल 168 से 171 तक। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद जो है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्टिकल्स, केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध की चर्चा करते हैं, के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके फाइनेंशियल रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है। वाइल ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन द ऑपरेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो कौन सा इसका सही जवाब है?
कैन नॉट लेजिस्लेचर। सेकंड ऑप्शन है कैन लेजिस्लेट ओनली द सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट। थर्ड ऑप्शन है कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। फोर्थ ऑप्शन है इट इज सस्पेंडेड। तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन। अब हम बात करते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए कि जो कि राज्य सरकार के आपातकाल की घोषणा कर रही है, वो कौन सी है? राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, यानी कि इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के दौरान भी राज्य जो है, जो भी राज्य सूची में लिखा गया है, स्टेट लिस्ट में लिखा गया है, उस पर जो है कानून बना सकती है, लेजिस्लेट कर सकती है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि 3 लिस्ट हमारी दी गई है किस शेड्यूल के अंदर। 3 लिस्ट है, पहली है स्टेट लिस्ट, दूसरी है कंकरेंट लिस्ट और वो दूसरी है कंकरेंट और तीसरी है सेंट्रल लिस्ट। स्टेट, सेंट्रल एंड कंकरेंट 3 लिस्ट दी गई है हमारे भारत के संविधान के अंदर। किस सेक्शन में और किस अनुच्छेद, किस उसमें अनुसूची में दिया गया है, किस शेड्यूल में इसे डिफाइन किया गया है? 6th, 7th, 8th और 9th। कौन से शेड्यूल में है? 7th शेड्यूल के अंदर। तो 7th जो अनुसूची है उसके अंदर ये 3 लिस्ट दी गई है। तो वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। आई होप आप इस वीडियो से इंफॉर्मेशन ले पाए होंगे। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।